हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। आज हम फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपका फिजिक्स यानी साइंस से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया है, जब एक कार की गति को दुगनी कर दी जाती है तो उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना होगा, है ना। जब आप किसी कार की वेलोसिटी को, है ना, यानी कि स्पीड को पहले v था, अब जो है उसकी गति को हम 2v कर देते हैं, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। उतनी ही दूरी में रोकने के लिए उनको जो है ब्रेक फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया आपका चौगुना हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है आपका दोगुना, तीसरा है आपका आधा हो जाएगा और चौथा दिया है आपका 1/4 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेक फोर्स कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका 4 गुना। कितना हो जाएगा, 4 गुना। आपका चौगुना ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, पानी की सतह पर, है ना, पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई पर क्यों तैरती है ना। लोहे की सुई जो है पानी के सरफेस पर क्यों तैरती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया आपका, जब वह पानी के भीतर रहेगी, है ना, जब सुई पानी के भीतर रहेगी तब वह अपने वजन से अधिक पानी को क्या करेगी, विस्थापित कर देगी। दूसरा ऑप्शन है आपका, सुई की सघनता यानी कि सुई की जो डेंसिटी है पानी की डेंसिटी से कम है। तीसरा ऑप्शन है आपका, पृष्ठीय तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण जो है सुई तैरती है। या फोर्थ ऑप्शन, उसके आकार के या उसके संरचना के कारण। तो यहाँ पे पानी की सतह पर हल्की रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती है, इसका सही कारण क्या होगा, तो वो हो जाएगा उसके पृष्ठीय तनाव के कारण, है ना। पृष्ठीय तनाव के कारण जो है सुई जो है पानी की सतह पर तैरती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, सरफेस टेंशन ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, रॉकेट को, है ना, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है ना। रॉकेट जो है उसको अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए न्यूनतम जो पलायन वेग है यानी कि आपके एस्केप वेलोसिटी है वो कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, दूसरा है 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और फोर्थ है 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो किसी भी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंके जाने पर वापस नहीं आने की घटना क्या कहलाती है, आपकी पलायन वेग कहलाती है ना। एस्केप वेलोसिटी कैसे कहते हैं, वह न्यूनतम वेलोसिटी, वह मिनिमम वेलोसिटी जो किसी पृथ्वी की सतह से, है ना, अर्थ की सरफेस से हम बाहर या ऊपर की ओर फेंके जाने पर वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या पार कर देती है और पृथ्वी पर जो है पुनः वापस नहीं आ पाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, जिसका मान कितना होता है, तो वो होता है आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका पलायन वेग क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये आपके अर्थ के लिए हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शीशे के एक टुकड़े सहित, है ना, शीशे का एक टुकड़े के सहित बर्फ का एक ब्लॉक यानी कि बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एक बर्फ का टुकड़ा जो है वो किस पर, एक पानी की सतह में तैर रहा है। यदि बर्फ जो है पूरी तरीके से, एक आइस का टुकड़ा जो है पूरी तरीके से पिघल जाएगा तो उसके लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा पानी के स्तर पर, ये आपसे यहाँ पे
पूछा जा रहा है। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन दिया है ऊपर उठता है, दूसरा है नीचे गिरता है, तीसरा है उतना ही रहता है और चौथा है पहले गिरता है फिर उठता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा उतना ही रहेगा, है ना, कोई उसमें परिवर्तन जो है देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? उतना ही रहता है। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, पानी के किसी द्रव्यमान को, है ना, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। पानी के जो मास है उसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कितने 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसके वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका अनुक्रमिक वृद्धि होगी, दूसरा है अनुक्रमिक कमी आएगी, तीसरा ऑप्शन है बढ़ने के बाद कमी होने लगेगी और चौथा है घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका क्या? घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी, है ना। जो वॉल्यूम है उसका क्या होगा? पहले घटेगा, उसके बाद उसमें वृद्धि यानी कि उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी, है ना, इंक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब बर्फ के दो टुकड़ों, है ना, जब बर्फ के दो घनों यानी कि क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक हो जाने के क्या कारण है ना। जब बर्फ के दो ब्लॉक है यानी कि आपके पास बर्फ के दो टुकड़े हैं, इनको जब आप प्रेशर के थ्रू, है ना, फोर्स लगा करके प्रेशर लगा करके दबाते हैं तो वो एक हो जाते हैं, इस तरीके से एक हो जाते हैं। तो उनके एक होकर मिलने का क्या कारण है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है वॉन्डर वॉल्स फोर्स के कारण, दूसरा ऑप्शन है आपका यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि मोमेंटम, और तीसरा ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, और चौथा है सहसंयोजक आकर्षण के कारण। तो बर्फ के दो ब्लॉक को जब आप एक दूसरे के प्रेशर के थ्रू दबाएंगे तो वो एक हो जाते हैं। तो उनके एक होने का क्या कारण है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा? तो उनके बीच क्या है? कोहेसिव फोर्स लगता है ना, एक तरह का सहसंयोजक बंध लगेगा, है ना। कोहेसिव फोर्स यानी कि यहाँ पे एक ससंजक बल लगेगा, है ना, उनके अणुओं के बीच ससंजक बल लगेगा जिससे उनमें सहसंयोजक आकर्षण बल काम करने लग जाएगा। तो यहाँ पे आपका फोर्थ यानी कि आपका सहसंयोजक आकर्षण बल जो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण यानी कि वर्किंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत लागू होता है ना। जो ऑटोमोबाइल है आपके, जो कार है, स्कूटर है या बस है, इनमें जो हाइड्रोलिक ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है उस कौन से प्रिंसिपल पर जो है वर्क करता है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला दिया है आपका बर्नौली का नियम है, दूसरा है पोल्सियस सिद्धांत है, तीसरा है पास्कल का नियम और चौथा है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो ऑटोमोबाइल में जो आपके हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपके पास्कल के नियम पर, है ना। पास्कल के नियम पर जो होते हैं आपके हाइड्रोलिक ब्रेक जो है यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? पास्कल का नियम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, यदि वायुमंडलीय दाब मापी यानी कि जो बैरोमीटर यंत्र है की रीडिंग में अचानक तेजी से गिरने लग जाए, है ना, जो बैरोमीटर आपका एक जो है वायुमंडली को दाबने वाला, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला एक यंत्र है, अगर उसकी रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो यह किस चीज़ के बारे में संकेत देता है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका बहुत गर्म होगा तब, दूसरा है अत्यधिक तूफान होगा यानी कि अत्यधिक तूफान होने की बताएगा, तीसरा ऑप्शन है शीतलहर वाला होगा और फोर्थ ऑप्शन कम से कम
48 घंटे तक लगातार वर्षा वाला होगा, है ना। तो वायुमंडलीय जो दाब मापी यंत्र है बैरोमीटर की रीडिंग में तेजी से अचानक गिरने को किस चीज़ की संभावना या क्या चीज़ की संकेत बताता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा यहाँ पे आपका अत्यधिक तूफान आने की संभावना को बताएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, है ना। और अगर यहाँ पे पूछा जाता कि धीरे धीरे जो है नीचे गिरता है या फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो इससे क्या होगा, है ना। अगर धीरे धीरे अगर क्या है ऊपर चढ़ता है ना, धीरे धीरे अगर धीरे धीरे आपका ऊपर चढ़ता है ना, ऊपर चढ़ता है ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा? तो मौसम जो होगा आपका साफ होगा, है ना। मौसम क्या होगा? मौसम जो होगा आपका साफ होगा। और अगर नीचे उतरता है धीरे धीरे तो क्या होगा? तो वर्षा होने की संभावना यानी कि बारिश होने की संभावना को ये जो बैरोमीटर यंत्र है वो बताता है। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, जब बस सहसा मुड़ती है ना, जब बस को मोड़ा जाता है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है ना। जब आपने देखा होगा, आप बस में कभी ट्रैवल किए होंगे तो कि जब बस को मोड़ा जाता है तो उसमें खड़ा यात्री जो है बाहर की ओर गिरने लग जाता है या बाहर की ओर झुक जाता है। तो इसका क्या कारण है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका, उस पर बाहर की ओर कर्षण बल लगता है। दूसरा है गति का जड़त्व। तीसरा है संवेग में परिवर्तन। और चौथा है त्वरण में परिवर्तन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जब बस जो है किसी मोड़ पर मुड़ती है तो उसमें खड़ा यात्री जो है बाहर की ओर गिरने लगता है या बाहर की ओर झुकाव महसूस करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका गति के जड़त्व के कारण, है ना। गति के जड़त्व के कारण जो है बस में खड़ा यात्री जो है घुमावदार जगह पर बाहर की ओर झुक जाता है। तो यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन जो होगा गति का जड़त्व करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, लैंप की बत्ती में तेल जो है ऊपर चढ़ता है क्योंकि, है ना, जो लैंप देखा होगा आपने, लैंप की बत्ती में तेल जो है ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, तो ये क्यों चढ़ता है? पहला ऑप्शन है आपका, तेल बहुत हल्का होता है। दूसरा है तेल में से बत्ती में से तेल का विसरण होता है। और तीसरा है पृष्ठीय तनाव परिघटना के कारण। और फोर्थ ऑप्शन है आपका केशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। तो लैंप जो होता है, आपने लैंप देखा होगा, इस तरह का से आपका लैंप होता है ना, ये लैंप और ये बत्ती होती है। तो यहाँ पे जो आपका तो तेल जो भी भरा होता है ना, केरोसिन या जो भी आपका इसमें ऑयल होता है, वो किस कारण से ऊपर की ओर जो है चढ़ता है ना। तो ऊपर की ओर चढ़ता है, वो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल के थ्रू चढ़ता है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा केशिकीय क्रिया, है ना। कैपिलरिटी जो क्रिया होती है, कैपिलरिटी एक्शन होता है, इसी के थ्रू जो है वो तेल ऊपर की ओर बत्ती के सहारे चढ़ता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है। आपने देखा होगा कि जो तेल की बूंद है अगर किसी पानी पर पड़ती है तो वो क्या हो जाती है? फैल जाती है ना। क्योंकि पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे, तेल पानी से हल्का होता है। दूसरा, तेल अधिक श्यान होता है। तीसरा ऑप्शन है तेल पानी में नहीं घुलता। और चौथा है तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत क्या है? अधिक होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? पानी तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, इसका क्या कारण होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत ही क्या होता है? अधिक होता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है? यहाँ पे बहुत कम होगा, है ना, सॉरी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत कम होगा जिसके कारण क्या हो जाती है? वो फैल जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से
बहुत ही कम होता है, इसी कारण से वह फैल जाती है। तो यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि जो तेल की बूंदें हैं जब वो पानी के सरफेस पर गिरती है ना, जो ऑयल होती है आपकी, वो आपके पानी के सरफेस पर गिरती है तो उस पर आपको रंगीन कलर जैसे दिखाई देते हैं ना। तो ये कौन से प्रिंसिपल के कारण जो है कलर दिखाई देते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, कक्षा में अंतरिक्ष यान है ना, कक्षा में जो अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है ना। कक्षा में जो अंतरिक्ष यान होती है उसकी जो भारहीनता है उसका क्या कारण है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव, दूसरा है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, तीसरा ऑप्शन है बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर जो है नहीं होता है, और फोर्थ ऑप्शन है कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का ना होना। तो यहाँ पे कक्षा में अंतरिक्ष यान की जो भारहीनता की अनुभूति है ना, भारहीनता यानी कि अंतरिक्ष यान में जो बैठे हुए व्यक्ति हैं उनको अपने भारहीनता का अनुभव होता है ना। तो ये किस कारण से होता है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कक्षा में जो त्वरण है वो बाहरी गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के बराबर होता है ना। इसी कारण से ही अंतरिक्ष यान में हमें क्या है, भारहीनता की अनुभूति मिलती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो क्या होगा, है ना। जब किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ से, अर्थ से, है ना, अर्थ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, हम मून तक ले जा रहे हैं ना। यहाँ पे हम मून बना लेते हैं ऐसे, तो ये मून तक ले जाते हैं तो फिर हमारे क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगी, पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका द्रव्यमान बदल जाता है, द्रव्यमान बदल जाता है और रहता है परंतु भार उतना ही रहता है। दूसरा ऑप्शन है भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। तीसरा है भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, और चौथा है भार और द्रव्यमान दोनों एक समान यानी कि यूनिफॉर्म रहते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ से मून की ओर ले जाएंगे तो मून पर उस ऑब्जेक्ट का मास और जो है वेट पर क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा उसका भार जो है यानी कि वेट जो होगा बदल जाएगा, किंतु द्रव्यमान जो है यानी कि मास जो है नहीं बदलेगा, है ना। क्योंकि भार जो है वो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। वेट क्या होता है, W इज इक्वल टू आपका mg होता है ना, तो मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण, तो ये इस पर डिपेंड करता है, जिसके कारण भार जो है आपका चेंज हो जाएगा किंतु मास में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान उतना ही रहेगा, द्रव्यमान में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन 2 क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, जब कोई जहाज है ना, जब कोई आपका शिप है, जहाज है, नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया आपका वह थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है, दूसरा है वह थोड़ा सा नीचे चला जाता है, तीसरा ऑप्शन है वह उसी स्तर पर रहता है, और चौथा दिया है वह जिस द्रव्य से बना है ना, जिस मैटर से बना है उसके आधार पर ऊपर उठता है या नीचे जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, जब आपका कोई शिप है ना, इस तरीके से आपका कोई शिप है, वो नदी से, ये नदी है मान लीजिए, तो यहाँ से वो समुद्र में प्रवेश करेगा तो उस नाव के बारे में क्या होगा, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या होगा, तो वह थोड़ा क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है वह थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाएगा, इस तरीके से थोड़ा ऊपर उठेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपके
नदी का जो घनत्व होता है, नदी के जो जल होते हैं, पानी होता है, उसका घनत्व जो होता है समुद्र के पानी के घनत्व से क्या होता है, वो अधिक होता है ना। इसी कारण से जिसका घनत्व कम होगा वह क्या होगा, वो हल्का होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, वायुमंडलीय हवा है ना, जो वायुमंडलीय आपका एटमॉस्फेरिक जो आपका हवा है वो पृथ्वी पर रखी जाती है। जो वायुमंडलीय हवा है पृथ्वी पर रखी जाती है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे गुरुत्व द्वारा, दूसरा है पवनों द्वारा, तीसरा है बादलों द्वारा और चौथा है पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर कैसे रखी जाती है यहाँ पे पूछा जा रहा है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका गुरुत्व बल द्वारा, है ना। गुरुत्व द्वारा जो है वायुमंडलीय हवा को पृथ्वी पर रखी जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर किसी भी ग्रह पर गुरुत्व बल अगर नहीं होगा तो वहाँ पर वायुमंडलीय हवा भी नहीं मौजूद रह सकती, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, गुरुत्व बल के कारण ही वायुमंडलीय हवा जो है पृथ्वी पर रखी जा सकती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 गुरुत्व बल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर आपके प्रश्न जो कि आपके फिजिक्स साइंस से रिलेटेड थे और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं, क्योंकि हम आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रश्न ही कराते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।